7 साल की उम्र में मेरा हिफ्ज हो गया था मुकम्मल और 8वें साल में मैंने पूरा अपना दौर भी कंप्लीट। 4 साल की आलिमियत हो गई थी मेरी। 11th में आकर मैंने बहुत सारे कोचिंग में जायजा लिया कि कहाँ लेना चाहिए, क्या किया, सारी चीजें देखा। टैलेंट जोन एकेडमी ज्वाइन कर लिया था। तो आज हमारे बीच सौलह हयात हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन करा दूं। ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं और ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं टैलेंट जोन एकेडमी के। तो इनको हमने बुलाया है यहाँ बात करने के लिए। इनकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे लिए एज ए टीचर हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन दुनिया के लिए, लोगों के लिए इस बात पे मुझे हैरानी भी होती है। लोगों को लगता है कि बड़ी खुशी होती है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान है, इन्होंने हिफ्ज किया है कंप्लीट, और दूसरी बात इसने आलमियत की पढ़ाई भी करी है दिल्ली के सनाबिल से। नहीं, उसके बाद इन्होंने तैयारी करी, मेडिकल की तैयारी करी, 11th 12th किया, और उसी साल, जिसको आप एपरिंग कहते हो, उसी साल इन्होंने नीट में बहुत ही शानदार 685 मार्क्स लाए और अल्हम्दुलिल्लाह इनका एडमिशन दिल्ली के बहुत ही शानदार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ और 2 महीने से वो वहाँ ज़ेर तालीम है, स्टडी कर रहे हैं। हमने इन्हें बुलाया है यहाँ और ये आए हैं और बीच बीच में आते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल ना सोचा जाए कि अगर हाफिज कुरान है और उन्होंने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया तो ये बहुत सरप्राइज वाली बात। सरप्राइज बात का है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। नहीं, अगर हाफिज कुरान है तो उनको हक है, बल्कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों को उनको राह दिखानी चाहिए कि आप आओ, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जज बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। उस पे तो जज्बा है, नहीं उनकी तो हौसला अफजाई ऐसे होनी चाहिए। सरप्राइज मत होइए, करिए हाफिज कुरान हो गया तो बड़ी बात है। नहीं, जितने भी लोग हैं, जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिनका विजन है, नहीं, उनको ये करना चाहिए। और जैसे सलाहत ने करके दिखाया कि बहुत मुश्किल चीज नहीं, अभी हम बात करेंगे इनसे कि कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है जिसको लोग समझते हैं। तो सलाहत, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, वेलकम है टैलेंट जोन में अगेन। इससे पहले जब आप आते थे एज ए स्टूडेंट, आज हमने आपको एज ए गेस्ट बुलाया है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत ही शानदार स्टूडेंट रहो, मैंने आपको 2 साल पढ़ाया है यहाँ। नहीं, अब अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं टैलेंट जोन एकेडमी का शुक्रिया कहूँगा कि उसने मुझे आज दावत दिया इस काम पर कि मैं आप लोगों को अपने बारे में बता सकूँ, थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ, इसके लिए शुक्रिया है। बाकी मेरा नाम सालेह हयात है और मेरी पैदाइश दरभंगा में हुई थी। जी, दरभंगा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट आप जानते ही होंगे। तो दरभंगा बिहार में हुई थी। अगर ईयर की बात करूँ मेरी, तो उम्र मेरी ज़्यादा लगती होगी, लेकिन मेरी पैदाइश है 2007 की। 2007 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। नहीं, नहीं, 2000, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो 2007 की मेरी पैदाइश है और आपने पढ़ाना 2007 से शुरू किया है। तो 2007 में मेरी पैदाइश है, तो मैं कुछ सालों तक, जैसे 4 साल तक अपने माँ-बाप के साथ रहा हूँ, 3-4 साल तक माँ-बाप, फिर दादा-दादी के साथ रहने लगा मैं। और फिर चला गया, मैं वहीं पे मदरसा था, तो दादा-दादी के पास तो पढ़ता ही था। तो बेसिक जो नॉलेज होती है, दीन की हो गई, दुनिया की हो गई, सारी चीज़ें, इब्तिदाई हाँ, तालीम इसको। इब्तिदाई तालीमें जितनी भी हैं, वो सारी की सारी मुझे दादा-दादी से मिली और उसके बाद फिर मैं गया मदरसे में। पटना में ही मेरे ये मेरी चाची रहती थी, अच्छा, अच्छा। बड़ी अम्मी। तो उनके साथ मैं रहा और उसके बाद वहीं एक मदरसा है, इदारा मारिफुल खैरात। इदारा मारुफ किरत पटना में है। हाँ, जी, राजा बाज़ार समझ राजा लीजिए। बाजार में। तो बिल्कुल। तब वो मदरसा था, अब के बारे में मुझे उतनी तालीम नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ से 5 साल की उम्र में हिफ्ज़ करना शुरू किया। स्टार्ट कर दिया 5 साल की उम्र में। हाँ, और 8 साल की उम्र तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा हो गया था, मैंने पूरा दौर भी कर लिया था। तो 7 साल की उम्र में मेरा हिफ्ज़ हो गया था मुकम्मल और 8वें साल में मैंने पूरा अपना दौर भी कंप्लीट कर 3 लिया। साल में पूरा हो गया था। 3 साल अच्छा। में पूरा हो गया और फिर वो वक़्त आ गया था कि 9वें साल की उम्र में मैं उस मदरसे को छोड़ के वापस दरभंगा आने लगा था। तो जब वापस दरभंगा आया मैं, तो अब मुझे अपने आगे की तालीम के लिए एक सबसे अच्छा रास्ता दिखा था, क्योंकि मेरे घर वाले दिल्ली आ रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। और दिल्ली में जब आ रहे थे तो यहाँ पे मैंने देखा सनाबिल एक बहुत बड़ा मदरसा है,
जी, और दरभंगा में दिल्ली में शाहीन बाग में है ना? जी, शाहीन बाग। शाहीन बाग में एक मदरसा है, मदरसा सनाबिल। जी। तो सनाबिल का अपना एक कैंपस है, अपनी आलिमियत की एक का एक पूरा कोर्स है, जहाँ हुँ, हिंदी, हुँ। इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो बहुत अच्छी तालीम थी, लेकिन दिक्कत ये थी वहाँ एक एंट्रेंस होता है। अच्छा, एंट्रेंस इन बेसिस पे हाँ, मदरसा में एडमिशन तो होता है। एंट्रेंस क्लियर करना हुँ, पड़ता है और उसमें भी एंट्रेंस में हज़ारों बैठते हैं। हज़ारों में से हुँ, हुँ। सिलेक्शन होता है, यही 20-30 का हो जाता होगा या अच्छा। 40 का, इतने ही का होता है। तो मतलब सिलेक्शन रेट बहुत कम है वहाँ पर, इतना। हुँ, तो हुँ। उसके लिए एक अलग तैयारी चाहिए होती है, हर क्लास में उसका होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगा सनाबिल में, तो अभी तो मेरे पास इतना कुछ है नहीं कि मैं उसे क्रैक कर सकूँ। तो मैं 1 साल सल्फिया में चला गया, दरभंगा में ही है। सल्फिया दरभंगा में है, स्कूल है और मदरसा भी है। हाँ, तो आप स्कूल और मदरसा में मदरसा। गए। हाँ, तो वहाँ पर भी सेम पढ़ाई होती है कि हुँ। हिंदी, इंग्लिश में सब पढ़ाई होती है। अच्छा, अच्छा। तो स्कूल की तरह ही है। हाँ, हाँ, हुँ, हुँ। लेकिन अरबिक भी है, हुँ, हुँ। सब कुछ दीनी तालीम भी है। तो मैंने वहाँ 1 साल पूरी तालीम हासिल की, जिसको ऊला कहते हैं, ऊला क्लास। हुँ, तो हुँ। मैंने अव्वल क्लास वहीं से पूरी कंप्लीट की हुँ, और हुँ। फिर अगले साल सनाबिल आया और सनाबिल में फिर मैंने एंट्रेंस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस हो सेलेक्ट हो गया। गए। अगर वो एंट्रेंस ना निकलता मेरा, तो मुझे वापस सल्फिया जाना पड़ता, वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ती। लेकिन चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ निकला और फिर मैं दिल्ली में शिफ्ट भी हो गया और फिर सनाबिल में हॉस्टल में रह के आराम से वहाँ पढ़ने लगा। हुँ, हुँ। फिर ये बात थी मेरी 2017 की, जब मैं दिल्ली आया था यहाँ पे। बिल्कुल। हुँ, 2017 से लेकर के 4 साल तक सानिया में मेरा एडमिशन हुआ था, क्योंकि ऊला तो मैं कर लिया था हुँ, हुँ। पहली क्लास। दूसरी क्लास में यहाँ हुआ, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 3 साल इधर हो गया, 1 साल उधर हो गया, तो 4 साल की आलिमियत हो गई थी मेरी। अच्छा। सनाबिल आलमियत को अगर हम जो ये हमारा है 10th है, 12th हाँ, है, उसे हाँ। किसके इक्विवेलेंट मानते अच्छा, हैं? इसमें सनाबिल की अगर बात करूँ, हुँ, तो हुँ। उसमें जैसे एलकेजी होता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो फर्स्ट क्लास से नीचे हुआ ना, हुँ, तो हुँ, इसी हुँ। तरह ऊला जो होता है सनाबिल में, उसके नीचे एक तमहीदिया क्लास है, अच्छा। जो एलकेजी के तौर पे हम मान सकते हैं। तो तमहीदिया पहले पढ़ना पड़ता है 1 साल, फिर ऊला, तानिया, सालिसा, हुँ, फिर हुँ। ऊला के बाद अलग-अलग ब्रांचेस। तो टोटल 6 साल अगर कर लेते हैं, हुँ, तो हुँ। जब 5वीं जमात में इंसान आ जाएगा, तो इसका मतलब वो 10th में आ गया। अच्छा, मदरसा के 5वीं जमात का हाँ। मतलब हुआ यहाँ की 10th यहाँ का क्लास। 10th में आ गया। अच्छा, फिर अच्छा। और हुँ, हुँ। ऐसा माहौल है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर 10th का एग्ज़ाम दिलवाया जाता है उससे, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स तो चलता ही रहता है। अच्छा, तो उससे 10th का एग्ज़ाम, 10th का बोर्ड दिलवाया जाता है। तो फिर वो और एक स्कूल वाला बच्चा एक बराबर खड़े हो सकते हैं आराम से। ये तो और फिर जब हुँ, हुँ। 5वीं के बाद छठी साल 7वें और 8वें में पहुँचता है या 7वें में पहुँचता है, तो 7वें में वो 12th का भी एग्ज़ाम दे देता है। अच्छा, मतलब जो वहाँ का मदरसे का 7वीं हाँ, क्लास 7वीं जमात बोलते हैं उसको, यहाँ पर वो 12th। यहाँ हमारे स्कूल के 12th का इक्विवेलेंट हो गया। हाँ, तो अच्छा। मतलब कि आपने 10th भी कर लिया, तो आलिमियत कर ली और हुँ, आलिमियत 6 साल का होता है। अच्छा, सनाबिल में अगर आप छठी जमात में पहुँच गए मतलब कि आपने आलिमियत कर ली। 8वीं जमात में पहुँच गए मतलब आपने फ़ाज़िलियत कर ली। अच्छा, तो अच्छा। 6 साल का आलिमियत, 2 साल का फ़ाज़िलियत। तो ठीक। मैंने 6 में से 4 कर लिया था। तो अगर एक बंदा यहाँ से फ़ाज़िलियत करके निकलता है, इसका मतलब उसने 12th तक भी पढ़ लिया है और हुँ, फ़ाज़िलियत भी कर ली। उसके पास दोनों डिग्री आ गई है, क्योंकि अच्छा, वो अच्छा। दोनों लाइन से पढ़ लिया। तो सनाबिल में 14 सब्जेक्ट होते हैं। 14 सब्जेक्ट्स होते हैं। 1 साल में 14 सब्जेक्ट होते हैं। तो अब इतना हार्ड है कि एग्ज़ाम भी उसके 3 दिन हैं, हुँ, जैसे हुँ। सैटरडे, संडे, मंडे, हुँ, हुँ। तीनों दिन एक-एक एग्ज़ाम हो गए। अच्छा, फिर ट्यूसडे छुट्टी, फिर वेडनेसडे, थर्सडे एक-एक एग्ज़ाम हो गए। कभी-कभी एक दिन में 2-2 हो जाते हैं। तो अच्छा। ऐसा टाइट शेड्यूल होता है। तो मतलब कि उन वहाँ के बच्चों को और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दोनों चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं। हुँ, हुँ। तो ये कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी आलिमियत और फ़ाज़िलियत कर लेता है, इसका मतलब उसने दीन को तो ले ही लिया और दुनिया को भी, मतलब उसने 11, 12, 10 बोर्ड जो भी लोग कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी उसने कंप्लीट लेकिन कर क्या ली। ये सारे मदरसा में इस तरह का है या कुछ पर्टिकुलर में जितने ही भी है? आलिमियत के मदरसे हैं, हुँ, उसमें हुँ। से मोस्टली में हुँ, हुँ। मोस्टली में ऐसी ही चीज़ें अब हो गई हैं, जहाँ आपको हिंदी, उर्दू, मैथ, साइंस सारी चीज़ें कंपल्सरी हो गई हैं। जैसे आप कुछ लैंग्वेज की बात करो, इंग्लिश, तो हाँ। वो आपको फ़ाज़िलियत तक पढ़ाई जाएगी। आलिमियत के लास्ट ईयर तक पढ़ाई जाएगी इंग्लिश। इंग्लिश की जो-जो बुक आती है, हुँ, हुँ, हुँ। वो सारी बुक्स वहाँ फ़ॉलो की जाती हैं। अब कुछ अच्छा, जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी को आलिमियत के 3 साल तक पढ़ाई जाती है, उसके बाद नहीं पढ़ाई जाती। 3 साल तक हिंदी हाँ। पढ़ाई जाती है। मैथ चलिए। साइंस का भी कुछ ऐसा ही है। मतलब कुछ सब्जेक्ट तो आखिरी तक
कुछ सब्जेक्ट को बीच में रोका जा सकता है, क्योंकि बाद में आकर अरबिक भी सीखना है उस बच्चे को, अच्छा अच्छा। इंग्लिश भी सीखना है, मैथ साइंस तो सीखना ही है, फारसी भी स्टार्टिंग में सिखाई जाती है, तो मतलब पर्शियन भी। बहुत सारा होता है। तो इस हम्म, सारी चीजों को करके एक बंदा आलिम या फाजिल आराम से बन जाता। तो मतलब कि मैंने 4 साल तक आलिमियत की, और उसके बाद मैं आ गया, 2020 की बात है ये, जब कोरोना कोरोना काल आया। आ गया। बिल्कुल। तो कोरोना में आते ही लॉकडाउन पड़ गया, और लॉकडाउन में पड़ने की वजह से मदरसे बंद हो गए। अब वो मदरसा तो खुल नहीं रहा था, तो अब मैंने सोचा मैं क्या करूं इसका। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी नहीं, मदरसे में? मतलब ऑनलाइन लास्ट में, जब कोरोना अभी 2 साल रहा, तो हम्म। 1 साल तक तो नहीं चला, लेकिन दूसरे साल से स्टार्ट हो गया था। अच्छा तो अच्छा। उन लोगों ने थोड़े अडेप्टेशन में वक्त लगाए, लेकिन बाद में उन्होंने अडेप्ट कर लिया था, और वो जो भी चीजें बैकलॉग में थी उन सबको कवर कर लिया। लेकिन मेरी बात ये थी कि मैं सोच रहा था कि अभी तो बहुत लंबा टाइम है, तो हम्म, मैं क्या करूं। तो मैंने, मेरे माँ बाप ने कहा कि, मेरी माँ ने कहा कि जामिया का एंट्रेंस दे के देख लो, तुम्हारे अच्छा। पास अभी खाली वक्त है। तो मैंने भी सोचा सही बात है, कर लेना जामिया चाहिए। एंट्रेंस किस क्लास के लिए? 9th क्लास हाँ, के लिए? 9th क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं चौथी में था ना, और हम्म। चौथी के बाद 5वीं में जब जाता है तो बंदा 10th कर लेता है। हाँ तो ठीक। इसका मतलब मैं 9th क्लास में था उस वक्त के, इसलिए मैं 9th का एंट्रेंस देने की सोचा। हम्म, दिक्कत बस मेरे साथ इतनी थी कि उस वक्त सनाबिल में सारी चीजें उर्दू में हुआ करती थी। मतलब साइंस की पढ़ाई भी उर्दू में, साइंस की मैथ की भी भी पढ़ाई, उर्दू में। मैथ्स की भी पढ़ाई। तो जो अगर हम स्क्वायर बोल रहे हैं तो वहां मुरब्बा बोल रहे हैं, जो अच्छा यहाँ ट्रायंगल बोल रहे हैं वहां मुसल्लस बोल रहे हैं। तो अच्छा ये अच्छा। थोड़ी अजीब सी चीज थी जो कि मैनेज करने वाली थी। तो अब उसके लिए जब मैं तैयारी शुरू किया जामिया की, तो वहां तो पूरी चीजें इंग्लिश में है। तो अब मुझे उसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को उर्दू में पढ़ना पड़ा, अच्छा। फिर एनसीईआरटी को इंग्लिश में पढ़ना पड़ा। क्वेश्चन बैंक बनाने बैठा, उससे पहले उर्दू में बनाया, फिर इंग्लिश फिर में। इंग्लिश में बनाया। तो ऐसे जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो एक बुक से कर लेते हैं, मुझे 5 क्वेश्चन बैंक लगे थे पूरे करने में। और ये पूरा अरसा जो मेरा लगा था वो 7 महीने का था, सिर्फ एक एंट्रेंस की जामिया तैयारी की करने एंट्रेंस, में। 9th जामिया। क्लास के एंट्रेंस के लिए 7 मंथ आपने डिवोट किए। और जब मैं एंट्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, मेरा क्रैक हो गया, तो वहां जाकर पता चला कि बच्चे तो बिना तैयारी के ही क्रैक कर लेते हैं इसे। तो जो 9 का सिलेबस, 8 का सिलेबस वो पढ़ के आते होंगे हाँ, या वो पढ़ के पुराने आते हैं बस? और वो कर लेते हैं। लेकिन मुझ में और उनमें ये जो लेवल का डिफरेंस था, सिर्फ इस वजह से कि लैंग्वेज बैरियर था मेरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बता दूं कि सनाबिल में, अब मैं जिस बैच तक था उस बैच तक उर्दू में होता था, उसके बाद हर चीज इंग्लिश में हो गई। अच्छा अच्छा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर वहाँ कोई पढ़ रहा है 9th में, मतलब कि चौथी जमात में, तो वो आराम से आकर जामिया का एंट्रेंस क्रैक कर सकता है, क्योंकि अब उसके लिए फेमिलियर हो गई सारी चीजें। जामिया का किसी भी स्कूल का कर सकता है? हाँ हाँ, आराम से, हम्म, क्योंकि हाँ सिलेबस तो वही है जो वहां पढ़ाया जाता है जो यहाँ। तो आराम से वो दोनों चीजें क्रैक कर सकता है। ठीक है। तो 9th के एंट्रेंस में भी कुछ खास बातें हैं, जैसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसको बताने में। जैसे स्टार्टिंग में जब उसकी डेट पड़ी थी, तो 14 तारीख को था या 13 तारीख को। एंट्रेंस डेट। हाँ, एंट्रेंस डेट 13 को था। सनाबिल का एग्जाम भी 13 ही को हो रहा था उस दिन। अच्छा, क्लैश कर गया। क्लैश कर गया। हम्म, तो अब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो सनाबिल का एग्जाम छोड़ दो और जो मैं कभी ना फेल हुआ वो फेल हो जाऊं, या फिर एंट्रेंस को छोड़ दूं और जामिया का सपना चला जाए। तो अब मैं इसमें एक क्लैश में पड़ एक गया। कुर्बानी देनी पड़ती। तो अब मैं उसके लिए दुआ किया बैठ करके, क्या किया जाए क्या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं 12 की शाम को मदरसे में गया सनाबिल में, तो मुझे पता चलता है लॉकडाउन लग गया, सब बंद हो गया। और उसी शाम को ये भी नोटिस आ गया कि 13 को जो एंट्रेंस होने वाला वो भी पोस्टपोन हो गया। लेकिन अगर मैं अपनी सही बात बताऊं तो 13 को जो एंट्रेंस हो जाता तो मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया। 2 महीने बाद फिर डेट आई, मैं तैयारी किया अपनी तरह से। फिर मैं किसी के पास गया कि आप मेरा टेस्ट ले लीजिए। हम्म, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है। अच्छा। मुझे पता ही नहीं कि हार्डेस्ट एलिमेंट क्या होता है। तो उन्होंने बोला डायमंड, और अगर तुम्हें ये नहीं पता है इसका मतलब तुम्हारी तैयारी बिल्कुल जीरो। बस एक क्वेश्चन से उन्होंने डिमोटिवेट कर दिया। हाँ, अब मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला भी एग्जाम पोस्टपोन हो गया फिर 2 महीने के लिए। ये जो एग्जाम मतलब 4 महीने के लिए पोस्टपोन हुआ, तो मुझे 4 महीने का टाइम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिला। मिल गया। और एक्स्ट्रा टाइम मिलने की वजह से मैंने जितनी भी बुक्स कर सकता था मैं वो सारी बुक्स कर डाली। और फिर जाकर जब एग्जाम में बैठा
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे 100 का होता है तो 81 80 आ गए थे मेरे, ठीक और है, 9th एंट्रेंस क्रैक हुआ और फिर जाकर जामिया में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एडमिशन हो गया आपका 9th क्लास में। और यही था कि 8 तक मैंने स्कूलिंग की नहीं, 8th के बाद 9th में मैं स्कूल लाइफ में आया। अब स्कूल लाइफ में आया तो 9th ऑनलाइन गया क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन थी। हुँ, 10th भी ऑनलाइन गया, सारी चीजें ऑनलाइन थी, बस बोर्ड्स के लिए ऑफलाइन जाना पड़ गया। तो मतलब 10th तक मैंने कभी स्कूल किया ही नहीं ऑफलाइन में। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए 10th क्लास तक ये स्कूल नहीं, ऑलमोस्ट आप कह दीजिए कि नहीं गया, किया ही नहीं है स्कूल। उसके बाद की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग ज़रा सुनेंगे फिर। हाँ, तो 10th के बाद अब मैं 11th में आया, और शायद मैं कहूंगा कि कोरोना मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। एक तो जामिया एंट्रेंस उसने मेरा निकलवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी इसलिए भी अच्छा रहा कि 9th में अगर मैं डायरेक्ट चला जाता तो मैं हुँ, एक ऐसा था जिसे ये भी नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबस। सिलेबस भी नहीं। सिलेबस क्या होता है ये नहीं पता था। इवन कट ऑफ किसे कहते हैं तो मैं अच्छा। कंफ्यूज रहा, व्हाट इज कट ऑफ, कि कट ऑफ से क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, कट ऑफ होता क्या है। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। अगर 9th ऑनलाइन ना होता तो मुझे ये पता करने का वक्त ही ना मिलता। अच्छा। और 9th में मुझे मेरे टीचर्स ने मॉनिटर बना दिया, तो सारे बच्चे आकर मुझसे सिलेबस पूछते थे, उनको बताने के लिए मुझे पूछना पड़ता था, पता करना पड़ता। सीखते गए आप। किसी ने कोई क्वेश्चन भेज दिया, उसे मना तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैं वो जाकर क्वेश्चन पहले पूरा टॉपिक पढ़ता, फिर आकर उसे आंसर देता। तो ऐसे करते 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 जो चीजें मुझे नहीं पता थी वो 9th 10th में पता चली, और 11th में फिर ऑफिशियली मैं जब ऑफलाइन हुआ तो आकर मैं स्कूल में बैठा। मतलब कि मेरी 10 साल जिंदगी जो है स्कूल की वो कभी रही ही नहीं, लेकिन मेरे पास सब कुछ है उसका। फिर 11th से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। अब 11th में स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो मैं सोचता था कि ऐसे तो स्कूल की जिंदगी को नहीं जाने दूंगा, कुछ यादगार सिर्फ हुँ, पढ़ता रहूंगा तो ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने ये वादा किया था कि थोड़े से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, डिबेट हो बिल्कुल गया, होते हैं, हाँ, हाँ। कुछ कॉम्पिटिशंस हो गए, उसमें पार्टिसिपेट किया जाए, स्पीच हो गया या फिर कुछ कैसा भी हुँ, कंपटीशन है हुँ, उसमें पार्टिसिपेट किया जाए। तो 11th और 12th में पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह की। 11th में मेरे 87% थे, 12th में मेरे 92.2% थे। 92% ठीक है, जामिया बोर्ड से। हाँ, जामिया हुँ, बोर्ड से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक रहा 11th 12th में पढ़ाई। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करूँ तो मैं टू ये पूरे दिल्ली के स्कूल का जो डिबेट एक कंपटीशन हुआ था, सारे दिल्ली के स्कूल्स वाले आए थे, तो मुझे उसमें भी फर्स्ट प्राइज मिला था। पूरे दिल्ली के स्कूल के डिबेट में उसमें फर्स्ट प्राइज़ फर्स्ट में। प्राइज मिला था मुझे। तो ऐसे हो गया, और बहुत सारी चीजें जहां भी गया तो अल्हम्दुलिल्लाह या तो फर्स्ट आया, सेकंड आया, या एटलीस्ट थर्ड तो आ ही गया। तो ऐसी सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया। इवन मैं अपने स्कूल में वाइस हेड बॉय भी बनाया गया था, तो स्कूल के भी सारे काम को मैनेज करना, ये सब वो भी मैंने अपने जिम्मे ले लिया था। फिर क्लास की भी सारी चीजें हो गई, वो भी अपने जिम्मे। ऐसे ही कोई साइंस प्रोजेक्ट हो गया, हुँ, हुँ, उसमें हुँ। पार्टिसिपेट कर लिया कि कोई प्रोजेक्ट बनाने को हो। तो चीजें हर मालूम। चीज़ को अपने हाँ, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहे, एन्जॉय किया, उससे सीखा। तो साइंस हुँ, प्रोजेक्ट मेरा इतना बेकार था कि टीचर को 5 में से 4 प्रोजेक्ट चुनने थे। उसने एक जो निकाला उसने मेरा निकाला। तो ऐसा प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं उसमें ये नहीं चाह रहा था कि मैं टॉप कर जाऊं। मैं बस एक एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि एक साइंस प्रोजेक्ट में मैं जाऊं, मैं सीखूं, कुछ कुछ ऐसा हो। तो इसलिए मैं साइंस प्रोजेक्ट में गया था, और ऐसी सारी चीजें। अब ये तो एक तरफा बात हो गई कि स्कूल की तरफ क्या चल रहा है। 11th में आकर मैंने टैलेंट जोन एकेडमी ज्वाइन कर लिया था, बिल्कुल टैलेंट ज़ोन और अकेडमी में। हाँ, 10th तक मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ भी ऐसा कुछ रिसोर्स मेरे पास था नहीं। तो 10th में मैं 11th में आकर मैंने बहुत सारे कोचिंग में जायजा लिया कि कहाँ लेना चाहिए, क्या किया, सारी चीजें देखा। तो मैं डेमो क्लासेस में भी गया दूसरे कोचिंग में, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया, हर चीज में कुछ ना कुछ खराबी दिखी। लेकिन टैलेंट जोन के बारे में मुझे एक रात पता चला, ये थर्सडे की रात थी। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा कि अगले दिन जुमा पड़ रहा है, तो जुमा बाद में जाता हूँ और टैलेंट जोन एकेडमी में देखता हूँ। तो मैं आया टैलेंट जोन एकेडमी में जुमा के दिन, और फिर आया तो मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा और पढ़ाई भी अच्छी लगी। थोड़ा जो सर्कल था, फ्रेंड सर्कल,
तो वो भी मेरे ही जैसा था कि थोड़ा पढ़ने वाले हैं, सब कुछ है। तो मैं वहाँ अपने आप को फाइनल कर लिया और 11th में एडमिशन लिया तो 11-12 दोनों ही मैंने टैलेंट ज़ोन से ही निकाले बिल्कुल उसका मैं गवाह हूँ और क्योंकि मैंने पढ़ाया है हाँ, आपको। तो 11-12 पूरा टैलेंट ज़ोन से मैंने पढ़ा और टैलेंट ज़ोन अकेडमी जॉइन करने के बाद टैलेंट ज़ोन में मुझे ये भी बताया नीट का क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो टैलेंट ज़ोन में ही मैंने नीट की भी तैयारी शुरू कर दी। तो ये जो अब तक कहानी थी वो स्कूल की कहानी थी कि डिबेट में जा रहा हूँ, कभी किसी में जा रहा हूँ, कभी साइंस प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, कभी ऑल ओवरऑल स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब इधर इस कोचिंग में देखूँ तो इधर अपने टेस्ट हो रहे हैं, इधर अपनी पढ़ाई हो रही है, इधर रोज शाम में आकर क्लासेस हो रही है इसकी। तो वो स्कूल के साथ कोचिंग को मैनेज करना थोड़ा नहीं, सा मैं डिफिकल्ट एक हो बात मैं बताना चाहूंगा। हमें ड्यूरिंग 11th एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि सौले हयात फर्स्ट अटेम्प्ट में, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं एज ए टीचर, हमें एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में 685 मार्क्स ले आएगा और क्रैक कर देगा, क्योंकि 11th में इनका वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, ये खुद भी बताएंगे ये। तो 11th का अगर परफॉर्मेंस मैं बताऊं तो नहीं, क्लास के लिए बहुत सिंसियर थे, क्लास में आते थे, आगे बैठते थे, क्वेश्चन पुट अप करते थे, वो सब कुछ वो सारे बच्चे भी करते हैं, लेकिन ये नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इस बैकग्राउंड से आने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर देंगे। तो ये जो बात है ना कि अपने ऊपर यकीन रखना, तो सही बताऊं तो मैं जब यहाँ टेस्ट देता था तो पहले टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे 150, हाँ बिल्कुल। 150 आए थे। फिर जितनी भी मेहनत कर लूं मैं तो मेरे 400 से ज्यादा नहीं गए पूरे 11th में। लास्ट तक आए थे 400। हाँ 400 तक आए और उसी में पूरा 11th चला गया मेरा। तो इतने मार्क्स देखकर तो मैं खुद को भी नहीं कह सकता था कि हाँ हो सकता है तुम्हारा, लेकिन ये था अपने ऊपर यकीन कि हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, मेहनत करूंगा हो जाएगा, बस इतना यकीन था। लेकिन अगर मार्क्स को जब देख लेता था तो मैं समझता था कि ये तो रिफ्लेक्शन है मेरी तैयारी का, अगर ये कम है तो इसका मतलब मैं खराब रास्ते पे हूं अभी। और था भी मैं, अब मुझे एहसास होता है कि मैं उस वक्त था खराब रास्ते पे था मैं, मुझे ऐसे तैयारी करनी चाहिए थी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स करने चाहिए थे। और धीरे धीरे जब यहाँ के टेस्ट देता रहा, पढ़ता रहा, धीरे धीरे अपनी गलतियां पता चलती हैं और वो सुधरती जाती है। तो 11th अगर मैं कहूँ तो उतनी अच्छी मेरी गई नहीं। बिल्कुल। तो 11th में मेरे परसेंटेज भी 87 थे, 90 प्लस नहीं जा पाए थे। तो उसका मेन रीजन यही था कि 10th का सिलेबस यहाँ होता है या लेवल यहाँ होता है आसमान और और जमीन का 11th फर्क यहाँ, होता है, तो बिल्कुल। बहुत फर्क होता है और उसको सेटल करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, जो टाइम चाहिए, उसमें मैंने कुछ ज्यादा ही देरी लगा दी। प्लस ये है कि लोग ना यहाँ खासकर इस इलाके के लोग ना 10th के बाद वो अच्छा खासा वक्फा कर लेते हैं, 3-4 हाँ, महीने का वेट कर लेते हैं, जो कि गलत है। 10th के बाद ही बच्चों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, 11th की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और मैं ये था कि 10th होते ही मैं 11th पढ़ने लगूंगा, ये बिल्कुल माइंडसेट था। लेकिन दिक्कत यही थी कि कोचिंग चूज करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेमो लिया, उधर गया, 2 महीने चले गए इसमें मेरे। तो इस सब काम में अगर 2 महीने चले गए तो वो मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, लेकिन अच्छे को चूज करने के चलते में, क्योंकि इतने सारे हैं उसमें से कौन मेरे लिए बेनिफिशियल है, उसको चूज करने में मुझे 2 महीने लग गए। और जब मैं यहाँ आया तो सिलेबस भी कुछ छूट गया था और पता चलता है जितना छूटा है वो तो पूरा 10th का सिलेबस था, तो उतने बराबर तो 10th का सिलेबस है। तो मुझे 11th थोड़ा मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ा। लेकिन 12th में आकर मैंने ये वादा कर लिया था कि 11th का भी बैकलॉग पूरा करूंगा, 12th का भी करूंगा, टीचर से डाउट पूछता रहूंगा जो भी होता रहे, और टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। लेकिन ये कहूंगा मैं कि मेरे जो मार्क्स आते थे, तो एक टीचर से जब पीटीएम था मेरा, तो एक टीचर से जब मेरी माँ ने बात की तो उन्होंने अम्मी से कहा कि अंधों के बीच कान्हा राजा, मतलब कि अंधों के बीच कान्हा राजा मत बनो, कि लोग तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे अगर थोड़े से ज्यादा मार्क्स आ जा रहे हैं उनसे तो ये मत सोचो कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ कर बिल्कुल रहे हो। सही है। और ये सही बात है कि इंसान जब अपने से बड़े से कंपटीशन नहीं करता है तो उसे लगता है मैं ही बड़ा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं बताऊंगा अभी कि कैसे इस चीज ने मुझे लास्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। तो 12 जब मेरा स्टार्ट हुआ तो वो तो काम ठीक है कि मुझे डिबेट में जाना है, मुझे वाइस हेड बॉय हूं तो मुझे स्कूल का करना है, वो सब उधर चल रहा है। लेकिन कोचिंग की तरफ अगर ध्यान दूं तो मेन पर्पस तो मेरा नीट है, नीट निकालना है। अगर नीट निकालने पे बात आती तो मैं वो सारी चीजें छोड़ भी देता, लेकिन मुझे वो भी करना है क्योंकि मैं 10th तक कुछ किया नहीं हूँ, 10th तक स्कूल ही नहीं रहा मेरा।
उसके लिए मुझे वो भी करना है और ये भी करना है क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है और मुझे एक मिसाल कायम करनी थी कि हाँ, अगर कोई हिफ्ज करके आ रहा है, कोई आलिमियत करके आ रहा है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक ये बहुत सरप्राइज़ हाँ, वाली बात नहीं है। नहीं, हो सकता है, आप इसको यकीन मानिए, नहीं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मेहनत करें और होंगे। मेरे तो कई सारे बच्चे हैं हुँ। जिन्होंने हिफ्ज़ करने के बाद किया है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं कि अच्छा, हिफ्ज़ करने के बाद भी, अरे ऐसे क्यों? और इसकी मेन चलिए। वजह ये भी है कि जो आलिमियत या हिफ्ज में बच्चे होते हैं ना, उनके भी दिमाग में यही बैठा हुआ रहता है कि नहीं हम इस लाइन में नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके दिमाग में भी ये बैठा हुआ है कि अगर हम इस लाइन में जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। जबकि होना ये चाहिए था कि दोनों लाइन को एक साथ लेकर चले, लेकिन वो समझते हैं देखो कि एक ये एक एक अलग। मैं इंटरप्ट करूँगा, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, कि यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन चल रहा है, एक मदरसा और एक स्कूल का। मदरसा वाले मदरसा का जो शिफ्ट करते हैं स्कूल में, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो गया। ये हमें सोचना होगा कि मदरसे के बच्चे कितने आसानी से स्कूल की तरफ आएँ। जब ये साले हयात ऐसा कर सकता है, शिफ्ट हो सकते हैं, तो और बच्चों के लिए वैसा ही माहौल बनाया जाए। जैसे इन्होंने बताया कि 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, नहीं 14 सब्जेक्ट। 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या उसको हम डाइल्यूट नहीं कर सकते थोड़ा? अब जैसे पर्शियन की बात करी आपने, हाँ। पर्शियन पढ़ना कोई ज़रूरी तो नहीं है, थोड़ा उसको डाइल्यूट कर दें। नहीं, जो-जो सब्जेक्ट ऐसा है, और उसको कुछ इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए ताकि बच्चा मदरसा से पढ़ के स्कूल में आए, वहाँ से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो एक एक ये आएगा। अभी तो बहुत दुश्वारी हो जाती है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो बच्चा मदरसा में पढ़ता है, वो स्कूल की तरफ आने से डरता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, तो इस बात पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हुँ, मेन बात ये भी है कि जो भी ऐसे फील्ड में है, हुँ, हुँ। दीनी फील्ड में, उन्हें भी ये चाहिए कि दीनी फील्ड में सिर्फ दीन को रखना, ये उनका पर्पस नहीं है। दीनी फील्ड में उन्हें दुनियावी को भी कैसे लेकर चलना पड़े, ये उनका असल मकसद होना चाहिए। तो दीन का काम तो आप डॉक्टर बन के भी कर सकते हो। हाँ, यही दी बात है, भाई यही चीज़। गरीबों की सेवा करना, जी। सच बोलना, अपनी कंट्री के लिए वफ़ादार रहना, यही तो है। हुँ। दीन का काम तो ये भी तो तो कर सकता दीन है। में सिर्फ ये नहीं आता कि आप हुँ, मदरसा तामीर करके उसकी बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मस्जिद तामीर करके बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं। हाँ, जबकि अगर आप दीन को भी देखें, दुनिया को भी देखें, तभी आप जाकर एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, जिसके बारे में हदीस में है, जिसके बारे हुँ, में कुरान में है, कि अगर ऐसे रास्ते पर चलते हो, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो वाला ये सिरातल सिरातल मुस्तकीम जो मुस्तकीम। है, यही है कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलो, तभी आपके बारे में सब कुछ। तो अगर मैं थोड़ा-सा ये एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर भी थे और बिल्कुल, फिर इधर भी थे। तो मतलब दोनों तरफ उन्होंने भी लेके चला। उनसे अच्छा कमांडर कोई नहीं था, उनसे अच्छा टीचर कोई नहीं था, उनसे अच्छा प्रीचर कोई नहीं है। तो मतलब बिल्कुल। हर चीज़ में वो अगर मास्टर हैं, तो क्या उनके मानने वाले सिर्फ़ एक ही रास्ते पे अगर चलने लगे तो ये बात बैठेगी नहीं। ये बहुत इसलिए बहुत गहरी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अगर हम जिससे आइडियल मान रहे हैं, अगर वो हर चीज़ में मास्टर है, हर काम में उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो फिर हम बस उनका कुछ परसेंट अगर हो जाए, तो ज़्यादा खराबी नहीं होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो भी दीनी फील्ड में है, वो दुनियावी को भी अपने साथ लेकर चलने की सोचे, कि हम दीन में हैं तो दुनिया को भी लेकर चले ताकि दुनिया वालों को ये पैगाम पहुँचे, कि ये फील्ड कोई हमसे अलग नहीं है। बिल्कुल, ये कोई बिल्कुल। दूसरा फील्ड नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि ये हुँ, हम में से ही एक है। तभी जाकर हम अपने जैसे लोग बना सकते, जो कि हमारी सोच के हो, जो कि सच बोले, हुँ, जो कि हुँ। तिजारत करे तो उसमें ईमानदारी रखे। ये सारी चीजें जो आती हैं, ये आप दीन से निकालते हो और दुनिया में डालते हो। ये ऐसा है। तो ये ऐसा हो कि कोई दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी पहने हुए हाँ, हैं और आला लटकाए हुए हैं और पेशेंट को देख रहे हैं, इसे देख के लोगों को सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। हुँ, इस तरह का होना चाहिए भई, दाढ़ी रखे हुए, टोपी रखे हुए इलाज कर रहे हैं, तो लोगों को और यकीन होना चाहिए कि ये और ईमानदारी से हमारा इलाज करेगा और इनके हम बिल्कुल सेफ हैं। ये एक तिनके के बराबर भी बेईमानी नहीं करेंगे, चाहे वो दवाई देने में हो या हॉस्पिटल में हो या किसी चीज़ में हो। नहीं, तो इसकी ज़रूरत है अभी लोगों को करने की, और ऐसा लोगों को करना चाहिए। और ये तो ये टॉपिक रहा, लेकिन अगर मैं अपने मोटिवेशन की बात करूँ तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि मेरे माँ-बाप की चाहत है जो भी। तो मेरे वालिद चाहते थे डॉक्टर बनूँ, मेरी माँ चाहती थी हाफ़िज़ और आलिम बनूँ, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से सँभाला। और मेरी खुद की चाहत ये है कि जब मैं एक पेशेंट को ठीक करूँ,
तो मैं एक तरह से दुनियावी काम तो कर ही रहा हूँ उसे ठीक करके, लेकिन एक दीन का भी काम कर रहा हूँ कि अगर किसी ने एक इंसान को बचाया तो समझो पूरी इंसानियत को उसने बचा लिया, बिल्कुल। किसी ने एक इंसान को मारा तो समझो उसने पूरी इंसानियत को मार डाला। तो मैं अगर सिर्फ एक पेशेंट को भी ठीक कर लिया, इसका मतलब मैंने पूरी इंसानियत का सवाब कमा लिया, तो इससे मेरा दीन बन गया और दुनिया तो बन ही गई क्योंकि मैंने उसे ठीक कर लिया। तो मेरा मेन मोटिवेशन यही था कि मैं दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चल सकूं, और वो मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा।